So we'll start with next question, question number 20. A charge Q is placed at the center of line joining two equal charges capital Q. The system of three charges will be in equilibrium if Q is equal to. हमारे पास एक charge है Q which is placed at the center of line joining two charges capital Q. So you have two charges capital Q. इन दोनों के सेंटर्स, इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने का जो लाइन है, उस लाइन के सेंटर पे एक तीसरा चार्ज है Q. ये है कैपिटल Q, दिस इज कैपिटल Q. लेट अस से दिस इज A, लेट अस से दिस इज B. इसके सेंटर पे बोला है ना, प्लेस एट द सेंटर ऑफ लाइन. तो सेंटर पे, इसके सेंटर पे एक तीसरा चार्ज है, लेट्स से स्मॉल q. I'll call this as point C. तो स्मॉल q की वैल्यू should be equal to what so that the system is in equilibrium. तो सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए, for the system to be in equilibrium, what should be the value? अब जब बोला है सिस्टम is in equilibrium, मतलब फोर्स इज जीरो. और फोर्स, नेट फोर्स इज जीरो किस पे? तो हम बेसिकली सेंटर का चार्ज लेना मत, क्योंकि सेंटर का चार्ज लोगे तो आंसर गलत आएगा. आंसर आएगा ही नहीं, गलत क्या आएगा? इसी वाई, क्योंकि सेंटर पे जो चार्ज है, मतलब स्मॉल क्यू पॉइंट सी पे, फिर आप बोलोगे कि इस पे फोर्स जीरो है, तो देख ही रहा है डिस्टेंस सेम है. डिस्टेंस लेट अस से इज एल या आर जो बोलना होगा वो. ये डिस्टेंस एल है, ये डिस्टेंस भी एल है. तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, मतलब फोर्स ऑन सी एक्टिंग ड्यू टू ए, डायरेक्शन क्या होगा? ए टू सी. दोनों चार्जेस सेम, डिस्टेंस सेम, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल स्क्वायर. यहाँ पे फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, इस डायरेक्शन क्या होगा? बी टू सी. करेक्ट, राइट. तो अगर आप गलती से ऐसा लिख देते हो, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी इक्वल टू जीरो. नेट फोर्स है ना, दिस इज नेट फोर्स. ये वेक्टर्स है, तो वेक्टर में बाहर लिखना पड़ेगा. फिर आप बोलोगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी. करेक्ट, राइट. अगर ऐसा करते हो तो फिर गए. वाई? क्योंकि ये आएगा, इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए इक्वल टू फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी. 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, क्योंकि एक चार्ज स्मॉल क्यू एक चार्ज कैपिटल क्यू, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट. स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू क्या आ गया? 1 इक्वल टू 1. 1 इक्वल टू तो होता ही, हमको पता है. करेक्ट, हमको ऑलरेडी पता है कि सेंटर पे जो चार्ज रखा है उस पर नेट फोर्स कितना है? जीरो है. वो पता है, उसको इक्वेट करके कोई फायदा नहीं है. तो यू नीड टू रिमेम्बर, ऐसे केसेस में एक्सट्रीम चार्जेस, चाहे वो ए हो चाहे वो बी हो, विच एवर यू वांट यू कैन टेक. आप बोल सकते हो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी. माइनस टू लिया, सेम रीजन, सेम रीजन. नेट फोर्स कितना चाहिए? जीरो. तो टोटल फोर्स ऑन बी कितना आएगा? टोटल फोर्स ऑन बी विल बी इक्वल टू, कौन कौन फोर्स लगेगा बी पे? ए, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी इक्वल टू जीरो, क्योंकि नेट फोर्स क्या है? जीरो, बिकॉज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. तो देन इन दिस केस ये आपको मिलेगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए minus force on B due to C. Correct? Clear answer? Then what is force on B due to A? 1/4 pi epsilon 0 charge on B and into charge on A upon RBA square equal to 1/4 pi epsilon 0 charge on B minus sign के साथ into charge on C upon RBC square. Cancel, cancel, cancel and cancel. What is charge at A? Capital Q. What is distance between B and A? 2L.
तो ये 2l का स्क्वायर. What is charge at C? Small q. Upon what is distance BC? L. L का स्क्वायर. तो q अपॉन 4l स्क्वायर, ये माइनस इनको शिफ्ट कर दिया. q अपॉन l स्क्वायर कॉमन, कैंसिल आउट. व्हाट इज स्मॉल q देन? माइनस q बाय 4. माइनस q बाय 4. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, राइट. तो कंफ्यूजन में क्रिएट मत करना. So this is how you are supposed to solve this question. So let us move to next question. The magnitude of electric field intensity E is such that an electron placed in it would experience an electrical force equal to weight which is given by. तो आपको क्वेश्चन ये पूछा है, हमारे पास क्या है? हमारे पास है एक इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट जो इसका वेट है, वेट मतलब क्या? mg. It is equal to, it experiences an electrical force equal to weight. Electrical force मतलब अपवर्ड होगा, तो फोर्सेस होंगे बैलेंस, राइट. क्वेश्चन बहुत सिंपल है. मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है. सच दैट एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन इट मतलब हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर दिया, सच दैट उसका जो वेट है और उस पर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है, दीज टू आर इक्वल. और मैंने इंटेंशनली ये जो डायरेक्शन है ऐसा दिखाया ऊपर की तरफ, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, करेक्ट. व्हाट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? तो फिर ये नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा? तो एनीवेज यू नीड टू रिमेंबर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, बिकॉज दे हैव क्लियरली टोल्ड यू. तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, छोड़ दिया उसको, तो इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन. बट देन व्हाट हैपेंस इज, नीचे नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन, राइट. तो नीचे का फोर्स कौन सा था? mg. ऊपर का फोर्स कौन सा है? रिपल्शन, करेक्ट. सो देयर इज फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन electron and electric field. What is the force acting on a charge when kept in an electric field? Q into E. अगर याद होगा डायपोल पे हमने फोर्स लिखा था F इक्वल टू Q into E. तो ये जो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसमें वेट को बैलेंस कर दिया और ये होता है Q into E. हमको क्या पूछा है? हमको पूछा है E. E is mg by Q. What is charge on electron? E. तो आंसर आएगा mg by ऑप्शन नंबर बी. सिंपल, there's nothing. Fe equal to mg, बैलेंस कर दो, खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. An infinite number of charges, each of 1 microcoulomb, are placed on the x-axis with coordinates 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc. up to infinity. If a charge of 1 coulomb is kept at origin, then what is the net force acting on 1 coulomb charge? Easy question है ये भी, पहले क्वेश्चन समझ लो. तो you have number line. इस नंबर लाइन पे let us say this is origin. ये origin है. This is 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter, 16, 32, 64, 128 up to infinity. 1 माइक्रोकूलम का चार्ज कहाँ कहाँ पे था? 1 माइक्रोकूलम का चार्ज था 1 पे, फिर कहाँ था? 2, and then 4, and then 8. और 1 कूलम का चार्ज कहाँ पे है? 1 कूलम चार्ज इज एट ओरिजिन, राइट. So this is 1 coulomb and all others are microcoulombs.
आपको पूछा है व्हाट इज द नेट फोर्स, व्हाट इज द टोटल फोर्स, नेट फोर्स किस पे, चार्ज केप्ट एट ओरिजिन, इसको ओरिजिन बोल देते हैं, इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, लेट अस कॉल दिस सी डी सो ऑन सो फोर्थ। तो अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस याद है, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ओ is equal to force acting on O due to A plus force acting on O due to B plus force acting on O due to C plus infinite number। और इस केस में सारे के सारे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, सेम। क्यों, क्योंकि ये 1 कूलम है, बाकी सारे के सारे पॉजिटिव पॉजिटिव है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो फोर्स ऑन O ड्यू टू A इज फ्रॉम A टू O, ये पहला फोर्स। Force on O due to B is from B to O. Force on O due to C is from C to O. Force on O due to D is from D to O. ये सारे के सारे फोर्सेस है सेम डायरेक्शन में। तो जब सारे फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हो तो सेफली आप इसकी ऊपर का बार हटा के डायरेक्ट लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन सेम है। अगर दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम हो तो डायरेक्टली एडिशन होता है मैग्नीट्यूड का। इफ आई हैव टू वेक्टर्स, लेट अस से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर इन पॉजिटिव एक्स, दूसरा डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर इन पॉजिटिव एक्स, तो व्हाट इज रिजल्टेंट 2 + 5। एक डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स और एक है 2 मीटर टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स, तो क्या करते हो 5 - 2 मतलब 3, करेक्ट। एक है 5 मीटर टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स, एक है 2 मीटर एट 60 डिग्री टू एक्स, तो 5 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 2 × 5 cos ऑफ 60 का अंडर रूट, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab cos थीटा का रूट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, इफ ऑल दीज आर इन सेम डायरेक्शन, देन यू नीड नॉट टू वरी अबाउट डायरेक्शन, सबको डायरेक्टली ऐड कर दो। देन अब एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चार्ज एट ए, चार्ज एट बी, चार्ज एट सी, ये सारे के सारे चार्जेस, चार्ज एट इंफिनिटी, ये सारे के सारे कितने हैं 1 माइक्रोकूलम, इसको बोलता हूँ मैं क्यू। चार्ज एट ओरिजिन कितना है 1 कूलम, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 रिमेन्स द सेम नंबर, राइट। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज फोर्स on O is equal to force on O due to A, ये होता है 1/4 pi epsilon 0 QO QA upon ROA square plus 1/4 pi epsilon 0 QO QB upon ROB square plus 1/4 pi epsilon 0 QO QC upon ROC square, चलता जाएगा, जितने हैं उतने। सब में कौन कॉमन, 1/4 pi epsilon 0 कॉमन, साथ में QO तो 1 है, QA Q है, राइट, अपॉन RO स्क्वायर ये 1 है, पहला डिस्टेंस कितना है 1, QO वापस से 1 है, QB कितना है Q है, लिखा ना पहले लिख दिया, QA QB QC QD QE सबके सब Q। डिस्टेंस ROB, O से B का डिस्टेंस कितना है 2 का स्क्वायर। अगला टर्म आएगा वापस से 1 × Q, OC डिस्टेंस कितना है 4 स्क्वायर 8 स्क्वायर, ऐसा चलता रहेगा। इसमें से Q भी कॉमन निकाल लो, राइट, टेक आउट Q कॉमन, तो Q/4 pi epsilon 0, 1/1 is 1, 1/4 plus 1/16 plus 1/64, तो ये जो ब्रैकेट में टर्म है दिस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, राइट। हाउ मेनी प्रोग्रेशंस हैव यू लर्नड, अरिथमेटिक में होता है 1 2 3 4 5 1 3 5 7 9 2 4 6 8 3 9 3 6 9, मतलब डिफरेंस इज इक्वल, यहाँ पे रेशो इज सेम, तो कॉमन रेशो और वहां पे कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे रेशो क्या है कॉमन। तीसरा टाइप कौन सा सीखा है आपने, हार्मोनिक, और एक है अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
तो शायद वो सिलेबस में नहीं होगा एजीपी, तो ठीक है, बट फॉर फिजिक्स यू विल नीड ओनली दिस। तो ये जो है दिस इज नथिंग बट, ये क्या है, क्या है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इसके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म कितना है, a विच इज इक्वल टू 1। कॉमन रेशियो कितना है 1/4। किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को डिवाइड करना, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म 1/4, थर्ड डिवाइड बाय सेकंड 1/16 अपॉन 1/4 इज 1/4, फोर्थ बाय थर्ड 1/4, फिफ्थ बाय फोर्थ 1/4, राइट। और इसमें इन्फिनाइट टर्म्स है। अगर आपके पास n टर्म्स होते हैं, मैंने पहले भी बताया है, वापस बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको ग्रेविटेशन में भी आते हैं, ये यहाँ पे भी आएगा। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r। बट रिमेंबर, क्योंकि हमारे पास इन्फिनाइट टर्म्स है और हमारे पास r की वैल्यू 1/4 है, तो r रेज टू n मतलब r रेज टू इंफिनिटी मतलब 1/4 रेज टू इंफिनिटी। 1 रेज टू इंफिनिटी इज 1, बट 4 रेज टू इंफिनिटी इज इंफिनिटी, तो 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0, तो r रेज टू इंफिनिटी इज 0। तो जब आप सम ऑफ इंफिनाइट टर्म्स करते हो तो a 1 माइनस 0 मतलब 1 अपॉन 1 माइनस r, तो r रेज टू n टर्म 0 हो जाता है, तो sum of infinite terms is a upon 1 minus r। तो ये हमारे पास जो जीपी था उसमें ये क्या है 1, r क्या है, ये कितना आ गया नीचे 3/4 मतलब ओवरऑल 4/3। देयरफॉर हम जो फोर्स फाइंड कर रहे थे, टोटल फोर्स ऑन ओ, ये आया था q अपॉन 4πε0, q अपॉन 4πε0, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो कितना आया 4/3, करेक्ट। चार्ज की वैल्यू कितनी है 1, नहीं 10⁻⁻6 1 माइक्रोकूलम। दिस इज हाउ मच 1 माइक्रो, भूलना मत, ये 1 कूलम था, कौन सा, ये पहले 1 कर दिया। चार्ज एट ओरिजिन कितना है 1 कूलम, वो हमने ऑलरेडी 1 कर लिया, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो कौन बचा, कौन से चार्ज बचे, क्यू ए क्यू बी क्यू सी क्यू डी क्यू ई, ये चार्जेस कितने थे माइक्रो 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 एंड माइक्रो, तो वहां पे 1 कर दिया तो गलती हो जाएगी, यहाँ पे क्या लिखोगे माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। व्हाट इज 1 अपॉन 4πε0, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 4/3, 1 एंड 3 4 9, 10⁻9 और -6 10⁻3, तो 12,000 न्यूटन। 4 into 3 is 12, 10⁻9 and 10⁻⁻6 is 10⁻3, 10⁻3 is 1000 और 12,000 न्यूटन। 12,000 ऑप्शन नंबर बी। Okay, let us move to next question. If the magnitude of intensity, magnitude मतलब we are concerned only with magnitude not direction, the magnitude of intensity of electric field at a distance x on axial line, जब भी axial line बोला हो तो dipole ही आएगा, and a distance y on equatorial line on a given dipole are equal, then x is to y is, मतलब first of all आपको बोला ये है हमारे पास एक डाइपोल है, ये है उसका इक्वेटोरियल लाइन, एंड you know what is axial line, a line passing through centers of both the charges of dipole is axis, तो यहाँ पे ये axial line है, राइट। आगे बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन, लेट अस से पी पॉइंट है, इसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ डाइपोल से है x, उन्होंने बोला है x, राइट, डिस्टेंस x ऑन एक्सियल लाइन, और एक दूसरा पॉइंट है p डैश जो इक्वेटोरियल लाइन पे है, इसका डिस्टेंस है y। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at this point p and p dash it is equal, right? So what is equation of electric field
कहाँ पे, एक्सियल लाइन पे, और कहाँ पे, इक्वेटोरियल लाइन पे। किसका, डाइपोल का, सिंगल चार्ज का नहीं, डाइपोल का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने 11वीं में सीखा था, डिराइव भी किया था। इफ यू रिमेम्बर वी हैव डिराइव्ड व्हाट इज द इक्वेशन, और हमने इसका स्पेशल केस भी देखा था। बट एटलीस्ट पोटेंशियल अभी अभी हमने रिसेंटली किया है। व्हाट इज पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन, या इन जनरल बता दो। इन जनरल व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, 1/4 pi epsilon 0 p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। सिंगल चार्ज का डायपोल होता है 1/4 pi epsilon 0 q बाय r। सिंगल चार्ज का पोटेंशियल होता है 1/4 pi epsilon 0 q बाय r। डायपोल का पोटेंशियल होता है 1/4 pi epsilon 0 p cos थीटा बाय r। अगर एक्सियल लाइन है तो एंगल कितना, 0 या 180। तो व्हाट इज cos 0, 1। व्हाट इज cos 180, -1। तो एक्सियल लाइन पे कितना आएगा, 1/4 pi epsilon 0 प्लस माइनस p अपॉन r स्क्वायर। ये क्या है, क्या है, ये डाइपोल है। यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, सिंगल चार्ज, अच्छे से दिमाग में फिट कर लो, सिंगल चार्ज का पोटेंशियल 1/4 pi epsilon 0 q बाय r। सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 pi epsilon 0 q बाय r स्क्वायर। डाइपोल का पोटेंशियल, अब क्योंकि डाइपोल है तो डाइपोल में डाइपोल मोमेंट आता ही है, राइट। तो p cos थीटा 1/4 pi epsilon 0 यहाँ पे बन जाता है ये r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ये आता है 1/4 pi epsilon 0, क्योंकि डाइपोल तो डाइपोल मोमेंट आएगा ही p, और r स्क्वायर ये बन गया, ये r था तब ये क्या था, r स्क्वायर। ये r स्क्वायर क्या आएगा, r क्यूब, राइट। यहाँ तक क्लियर। तो p और r क्यूब आएगा, यहाँ तक क्लियर। देन अब डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे देख रहे हो या इक्वेटोरियल पे। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे देख रहे हो तो 1/4 pi epsilon 0, सिर्फ फर्क इतना है, यहाँ पे आता है 2p। एक्सियल लाइन पे 1/4 pi epsilon 0 2p अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना बोला है, x, x क्यूब। और इक्वेटोरियल लाइन पे 1/4 pi epsilon 0 p अपॉन डिस्टेंस का क्यूब, दैट इज y क्यूब। तो सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि एक्सियल लाइन पे एक्स्ट्रा 2 है, दैट्स इट। बाकी डिस्टेंस क्यूब दोनों में, डाइपोल मोमेंट दोनों में। यहाँ तक क्लियर, याद रहेगा। एक्सिस में क्या आता है 2 और इक्वेटर में 1। आपको बोला है दोनों इक्वल है। सी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन आर इक्वल, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ x इज टू y। दोनों इक्वल है तो दोनों को इक्वल बोल दो, दोनों इक्वल है। तो e एक्सिस इक्वल टू e इक्वेटर, 1/4 pi epsilon 0 2p अपॉन x क्यूब इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0 p अपॉन y क्यूब। कैंसिल 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 एंड कैंसिल, उधर भेज दो उसको x क्यूब को, तो x क्यूब बाय y क्यूब इज 2। तो x बाय y क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 2, मतलब 2⁻⁰, मतलब क्यूब रूट ऑफ 2। ऑप्शन नंबर डी। Now to make things little easy for you to remember, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद एक चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद और एक चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। जब चार्ज स्टैटिक होता है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जब चार्ज मूव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड होता है। करंट होता ही है बट देयर इज आल्सो मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, when you have moving charges, current always generates magnetic field, right। तो ये याद रखना। तो उस केस में भी हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना पड़ेगा ऑन एक्सियल लाइन एंड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो उस केस में फॉर्मूला सेम आएगा, सिर्फ चेंज इतना होगा, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है उसको आप बोलोगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिनोटेड बाय म्यू। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा
मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन, पी की जगह पे आ जाएगा न्यू, बाकी सब सेम। मतलब इफ यू रिमेंबर फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर, राइट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विल बी रिप्लेस्ड बाय मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिप्लेस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इट विल बी रिप्लेस्ड बाय म्यू 0/4 पाई। तो सिर्फ ये हट जाएगा यहाँ से और ऊपर आ जाएगा म्यू 0। जैसे एप्सिलॉन 0 को बोलते हो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू 0 को बोलते हो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। गुड, तो आगे आएगा वो तब देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, if two like charges, like मतलब positive positive negative negative of magnitude 1 into 10 power minus 9 coulomb मतलब 1 nano coulomb and 9 into 10 power minus 9 मतलब 9 nano coulomb are separated by a distance of 1 meter. First of all, are they making dipole? बन नहीं सकता। और पहली बात तो दोनों चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव है, और दूसरा मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है। Then the point on the line joining the charges where the force experienced by a charge placed at that point is 0। तो पहले क्वेश्चन समझ लो, हमारे पास दो चार्जेस है, एक है 10 पावर माइनस 9, दूसरा है 9 इंटू 10 पावर माइनस 9। इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करता है, उस लाइन के मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच में उस लाइन पे हमने एक तीसरा ही चार्ज रख दिया, और उस तीसरे चार्ज पे फोर्स कितना होना चाहिए? 0, राइट। तो फोर्स 0 होने के लिए डिस्टेंस कितना, ऐसा पूछा है। तो पहले तो ये समझ लो, हमारे पास ऑलरेडी ये दो चार्जेस थे, इसको मैं बोल देता हूँ Q1, ये है 10 पावर माइनस 9, ये है Q2, ये है 9 इंटू 10 पावर माइनस 9, राइट। देन we will keep some charge here at this point, we'll call it something C point बोल देते हैं, इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं। यहाँ पे कोई डमी चार्ज रख दिया, whatever you want to call, let us say Q, okay, right। then आपको पूछा है यहाँ पे नेट फोर्स कितना? 0 बोला है ना, where the force experienced by a charge at that point is 0, मतलब फोर्स, नेट फोर्स ऑन चार्ज एट C is 0, इसको Q3 बोल देते हैं, राइट। क्लियर यहाँ तक? व्हाट वाज टोटल डिस्टेंस? 1 मीटर। अब मान लो कि ये डिस्टेंस x है, तो ये कितना आएगा? 1 माइनस एक्स। अब अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि ये समझ में आ गया तो एक नया मेथड समझ में आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। टोटल फोर्स किस पे? 0, 3 चार्ज पे। क्यों 0? क्योंकि यहाँ पे फोर्स डायरेक्शन है अवे, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इज फ्रॉम 1 to 3, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 इज फ्रॉम 2 to 3। तो फोर्सेस आर गेटिंग बैलेंस्ड, इक्विलिब्रियम हो रहा है। तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। अब गोइंग बैक, माइनस साइन, माइनस साइन यहाँ पे नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? नहीं, डायरेक्शन नहीं भी लिया होता, देयर इज रीजन बिहाइंड इट। जब आपको चार्ज फाइंड करना होता है, गो बैक टू दिस क्वेश्चन। यहाँ पे क्या पूछा था? चार्ज की वैल्यू पूछी थी, करेक्ट। चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो वहां पे नेगेटिव लिखना पड़ेगा। अब हमारे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? डिस्टेंस। डिस्टेंस कभी सुना है क्या? नेगेटिव। डिस्टेंस में नेगेटिव होता है क्या? डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डिस्टेंस होता है क्या नेगेटिव? तो जब डिस्टेंस पूछा हो तो डायरेक्टली फोर्सेस का मैग्नीट्यूड लेना, यू आर नॉट सपोज टू टेक माइनस साइन। तो रिमेंबर, जब चार्ज पूछा है तो क्या लिखोगे यहाँ पे? माइनस। लेकिन जब डिस्टेंस पूछा है तो क्या नहीं लिखोगे? माइनस, तो इट विल बी जस्ट प्लस। इतनी सी गलती गए -1, राइट। So remember this, when they are asking you what is the amount of charge, put a minus sign. When they are asking you what is the distance, just take magnitude. Okay, good. Ab force is 1/4 pi epsilon 0 Q3 Q1 upon अरे हाँ ठीक है,
एक्स स्क्वायर मतलब r13 स्क्वायर, फाइन, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 Q2 अपॉन r23 स्क्वायर। क्या कैंसिल हुआ? Q3 एंड Q3, करेक्ट, राइट। 4 पाई एप्सिलॉन 0 भी कैंसिल होगा, लेकिन वेट अ मिनट, डू यू रिमेम्बर समथिंग? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाय आर स्क्वायर, व्हाट इज दैट? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब जिस पॉइंट पे फोर्सेस बैलेंस होते हैं उस पॉइंट पे दोनों चार्जेस का फील्ड भी कैंसिल होता है, दैट इज व्हाई फील्ड कैंसिल हुआ, इसलिए फोर्स जीरो हुआ। अब ग्रेविटेशन में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट मेजर्ड फ्रॉम अर्थ एट विच, अर्थ क्योंकि सिस्टम ऑफ अर्थ एंड मून है, राइट, एट विच अ थर्ड मास विल एक्सपीरियंस जीरो फोर्स। मतलब अर्थ और मून को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस पे एक पॉइंट ऐसा है जहां पे कोई और मास रख दिया तो उस पे फोर्स कितना? जीरो। मतलब फोर्स ऑन दैट मास ड्यू टू अर्थ एंड फोर्स ऑन दैट मास ड्यू टू मून विल कैंसल आउट। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ मून विल कैंसल आउट। यहाँ पे कौन सा फील्ड कैंसल आउट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप ऐसा भी कर सकते थे डायरेक्टली, ये तो अभी सही है, इट्स नॉट रॉन्ग, बट यू कुड हैव डन दिस आल्सो। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू चार्ज Q1 is equal to electric field at point C due to charge Q2. Straight away 1/4 pi epsilon 0 Q1 upon x square, क्योंकि डिस्टेंस हमने क्या लिया था? x। 1/4 pi epsilon 0 Q2 upon 1 minus x का स्क्वायर। सेम ही आएगा, सब्स्टिट्यूट करके देखो। Q1 की वैल्यू हम बाद में डालेंगे, वैसे ये हो गया कैंसर। Q1 की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁹। R13 क्या है? ये x, तो क्या आ गया? x स्क्वायर। व्हाट इज Q2 वैल्यू? अपॉन 1 माइनस x का स्क्वायर, कैंसल एंड कैंसल, टेक स्क्वायर रूट 1/x, 3/1 माइनस x, 3/1 माइनस x, करेक्ट। अब यहाँ से भी वही आएगा, कैंसल एंड कैंसल, दिस इज 10⁻⁹ अपॉन x स्क्वायर, 9 into 10⁻⁹ upon 1 minus x square, cancel and cancel, square root 1 by x is 3/1 minus x। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो, वहां पे क्या जीरो? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो, वहां पे कौन जीरो? ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो। तो इफ यू रिमेम्बर दिस, 2-3 स्टेप्स कम हो जाएंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 minus x इक्वल टू 3x, 4x, 4x equal to 1. What is x? What is number 4? 0.25 meter. 0.25 meter from charge 1 into 10 power minus 9 coulomb. Correct? अगर ये 0.25 है तो ये कितना है? तो 0.75 from charge 9 into 10 power minus 9 coulomb. तो both A and B. तो both A and B are correct. Option number C. Two small identical. Identical ये word important है. What do you mean by identical? Same shape, same size, same volume, same material, मतलब identical. Having charges plus 10 microcoulomb and minus 90 microcoulomb attract each other with a force F Newton if they are kept in contact and then separated by the same distance. मतलब distance is fixed. मतलब distance also becomes constant. The new force between them is, तो simple question है। पहले केस में चार्ज था, पहले स्फीयर पे चार्ज था 10 माइक्रोकूलम प्लस 10, दूसरे पे चार्ज था माइनस 90 माइक्रोकूलम, फोर्स था F, F इज द फोर्स। देन दूसरे केस में अभी क्या किया आपने? दोनों को कांटेक्ट कर दिया, दोनों को कांटेक्ट में लाया तो क्या होता है? when brought in contact, when brought in contact,
total charge q total is equal to q1 plus q2 which is 10 minus 90 which is minus 80 microcoulomb. तो minus 80 microcoulomb आ गया and then you are separating और क्योंकि identical थे that is why I told you ये वर्ड इंपॉर्टेंट है आइडेंटिकल आइडेंटिकल है दैट इज वाई जब सेपरेट करोगे तो टोटल का हाफ हाफ सो व्हेन सेपरेटेड अगेन when separated again what you will have is q1 dash equal to q2 dash equal to q total by 2 which is minus 80 by 2 which is equal to minus 40 microcoulomb. अब नया फोर्स है एफ डैश बट आपको पता है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू q1 into q2 दैट्स इट नॉट अपॉन r स्क्वायर क्यों r कांस्टेंट है इस केस में r कांस्टेंट है दैट इज व्हाई तो f डैश अपॉन f इक्वल टू q1 डैश q2 डैश अपॉन q1 into q2 ये q1 डैश था -40 माइक्रोकूलम राइट and then what is q2 minus 40 q2 dash is also minus 40 so minus 40 and minus 40 upon q1 is 10 and minus 90 micro cancel right simple 0 0 0 0 भी कैंसल कितना आ गया 16 by 9 विद माइनस साइन ठीक है बट माइनस साइन डजंट मैटर हियर तो ये आ जाएगा 16 by 9 तो f dash will be 16f by 9 दिस टाइम फोर्स विल बी रिपल्सिव क्योंकि दोनों हो गए नेगेटिव तो 16f by 9 ऑप्शन नंबर सी. Next question. Three equal charges plus Q placed at the corners of an equilateral triangle of side A. What will be the force on any charge? So, what will be the force on any charge? हमने पहले ऐसा एक क्वेश्चन सॉल्व किया था ऐसा ये नहीं समथिंग लाइक दिस उसमें सिर्फ एक चार्ज नेगेटिव था बाकी सारे पॉजिटिव थे तीन में से दो थे पॉजिटिव और एक था नेगेटिव यहाँ पे तीनों के तीनों है पॉजिटिव तो डिफरेंस क्या आएगा समझ लो अच्छे से सबसे पहले इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब ऑल साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ so A and what are the angles? Okay, so angles are 60, 60 and 60. Correct? Imagine this is equilateral triangle. अब इसके वर्टेक्स पे तीनों वर्टेक्स पे इक्वल चार्ज है. One charge is here, A vertex, B vertex, and you have C over here. अब जैसे भी आपको नाम देना है इसको A, B, C बोल देते हैं, doesn't matter. Then आपको पूछा है what is the net force on any of this on any charge Q तो तीनों चार्ज सेम थे तो तीनों में से किसी भी एक को फाइंड करो इफ यू रिमेम्बर हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था सिर्फ उसमें ये था दिस वन वाज माइनस तो उस केस में हुआ क्या फोर्स ऑन C ड्यू टू A is from A to C which is away right और क्योंकि वो नेगेटिव था पिछले क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो फोर्स ऑन C ड्यू टू B will be C to B attractive right अब if you remember अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से ये एंगल आ गया 60 क्योंकि ये टोटल एंगल कितना है 180 तो ये कितना है 120 तो हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था विथ 120 डिग्री पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा बिकॉज इन दिस केस
सारे के सारे चार्जेस क्या है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं है यहाँ पे। इफ देयर इज नो नेगेटिव, इसका मतलब फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी विल बी फ्रॉम बी टू सी। मतलब दिस इज फोर्स on C due to B. This is force on C due to A, and this angle is 60. So this angle is also 60, right? But magnitude-wise, force on C due to B and force on C due to A सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों के चार्जेस सेम है। QA, QB and QC all are same. 1/4 pi epsilon 0 चार्ज इनटू चार्ज, चार्ज का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है a अपॉन a का स्क्वायर। इसको मैं बोल देता हूँ, इसको k बोल देता हूँ। क्यों k? लुक एट द ऑप्शन, ऑप्शन में k क्या बोला है, 1/4 pi epsilon 0, तो k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर, इसको मैं बोल देता हूँ f। फॉर द टाइम बीइंग लेट मी कॉल दिस एज f। तो फोर्स ऑन c ड्यू टू b and force on C due to A both are F, correct? Now that's clear. अब दो फोर्सेस का रिजल्टेंट मतलब फोर्स, टोटल फोर्स ऑन C, व्हाट विल बी टोटल फोर्स ऑन C? अब आप बोलोगे अभी अंडर रूट क्यों लिया, पहले क्यों नहीं लिया था? क्योंकि पहले फोर्सेस सेम डायरेक्शन में थे तो डायरेक्टली एडिशन होता है। यहाँ पे फोर्सेस दे आर एट 60 डिग्री। जब दो वेक्टर्स 60 डिग्री पे हो तो आप लिखते हो पहले फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरे फोर्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट फोर्स इंटू सेकेंड फोर्स इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस विच इज 60 डिग्री। पर मैंने एफ सी बी को और एफ सी ए को क्या बोला है, एफ, क्या आएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ इंटू एफ इज f square, cos of 60 is 1/2, cancel and cancel, तो आ जाएगा रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ f square। रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ f square आता है √3f, लेकिन f क्या था, f था k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर, राइट? तो √3 k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी।